हेलो। और आपका एशियंस पे एशियन क्लासेस पे स्वागत है। और आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 13 आर इन्वायरमेंट खत्म करेंगे। और सबसे पहले मैं ये क्यों खत्म करवा रहा हूँ, क्योंकि बहुत आसान चैप्टर है। बहुत बहुत मतलब बोर्ड के अंदर मुश्किल से 4 या 5 कॉन्सेप्ट बनते हैं इससे, लेकिन क्वेश्चन 1 या 2 या, ठीक है, 4 या 5 कॉन्सेप्ट क्यों होता है, क्योंकि वो दूसरे चैप्टर्स में लगते हैं। इस चैप्टर से क्वेश्चन 1 या 2 आएगा। ये पहला पैराग्राफ है, इसको पढ़ लो। इसमें कुछ नहीं है ऐसा जो आपके उसमें आ जाए पेपर में। ये आपको मैं टेस्ट बेस्ड बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें से कुछ नहीं है जो आपके लिए जानना जरूरी हो। हाँ, बस इसमें 1 2 लाइन है, जैसे कि आप सेकंड लाइन में देखो, यहाँ पे लिख रखा है कि आर एल्डर्स टेल्ड अस दैट द एनवायरनमेंट इज नॉट व्हाट इट यूज्ड टू बी अर्लियर। इस लाइन का मतलब है कि अब एनवायरनमेंट पहले जैसा नहीं रहा। पहले एनवायरनमेंट अच्छा हुआ करता था, पोल्यूशन नहीं होता था, लेकिन अब पोल्यूशन है। बस इस लाइन का यह मतलब है। एंड एक यहाँ पे चीज है, ग्लोबल समिट्स। तो ग्लोबल समिट्स होती क्या है? ग्लोबल समिट्स आप ये समझ लो कि जब मल्टीपल कंट्रीज एक मीटिंग करती है, मल्टीपल कंट्रीज अगर एक मीटिंग करती है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो हम उनको ग्लोबल समिट बोलते हैं। यहाँ पे एक टर्म का याद रखना, ग्लोबल समिट का मतलब एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए मीटिंग नहीं होता है। ग्लोबल समिट मतलब, ग्लोबल मतलब पूरी अर्थ, समिट मतलब मीटिंग। बस जब मल्टीपल कंट्रीज मीटिंग करती हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर, तो उसको हम ग्लोबल समिट बोल सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे इकोसिस्टम के बारे में दे रखा है एंड उनके कंपोनेंट्स के बारे में दे रखा है। पहले अगर आप पढ़ लो, हालांकि इसमें कुछ है नहीं ऐसा भी खास, लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट है वो बता दो। पढ़ लो, कुछ डाउट होगा तो कमेंट में पूछ लेना, या फिर मैं तुम्हें अपना इंस्टाग्राम का हैंडल बता दूंगा, उस पर मेरे को मैसेज कर देना वीडियो बना के कि सर हमें ये दिक्कत आ रही है, मैं तुम्हें समझा दूंगा, ठीक है। तो अब समझ लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो आप ये समझो कि इकोसिस्टम होता क्या है, जो भी हमारे सराउंडिंग में है, चाहे वो लिविंग हो या फिर वो नॉन लिविंग हो। थोड़ा सा प्रॉब्लम है मेरे को, आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। आई थिंक आप कर ले। तो कोई भी चीज, चाहे वो लिविंग हो चाहे फिर नॉन लिविंग हो, अगर वो हमारे सराउंडिंग में है तो हम इसको इकोसिस्टम में कंसिडर करते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके दो ही कंपोनेंट्स होते हैं, एक बायोटिक एंड एक एबायोटिक। बायोटिक फैक्टर लिविंग होता है और एबायोटिक फैक्टर नॉन लिविंग होता है, या फिर नॉन लिविंग थिंग्स को हम एबायोटिक फैक्टर बोलते हैं, जैसे कि सोइल, टेम्परेचर, विंड और बहुत सारी चीजें यार जो नॉन लिविंग होता है, ठीक है। तो इन मतलब बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट के, या फिर बायोटिक या फिर एबायोटिक के इंटरेक्शन को ही हम इकोसिस्टम बोलते हैं, ठीक। बस इतना याद रखो। द इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट इज नोन एज इकोसिस्टम। फिर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल से आप पढ़ सकते हो, यहाँ पर इकोसिस्टम के एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको। दो तरह के इकोसिस्टम होते हैं, एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल, या फिर मैन मेड। नेचुरल जैसे कि पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ये हमारे नेचुरल इकोसिस्टम में होते हैं। एंड जो एक्वेरियम हो गया वो मैन मेड में या फिर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंदर आएगा, ठीक है। हाँ, जो क्रॉप फील्ड होती है, क्रॉप फील्ड मतलब खेत, वो आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड इकोसिस्टम में आता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि वो मैन मेड में क्यों आएगा? वो मैन मेड में इसलिए आता है क्योंकि जंगल में जो प्लांट्स होते हैं वो रैंडमली ग्रो करते हैं। रैंडमली मतलब कोई फिक्स मैनर नहीं होता, या फिर कि पूरे जंगल में ऐसा नहीं होता कि एक जंगल है तो सब आपको वहां पे आम के पेड़ मिलेंगे। वहां पे मल्टीपल स्पीसीज होते हैं प्लांट के, लेकिन क्रॉप फील्ड में ऐसा नहीं होता है। क्रॉप फील्ड में क्या होता है कि हम अपनी डिजायर्ड क्रॉप को ग्रो करवाते हैं एक फील्ड के अंदर, तो इसलिए वो मैन मेड या फिर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का पार्ट है। देन ये एक्टिविटी है विच इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। आपको पढ़ना है तो आप पढ़ देना, या फिर मेरे को मैसेज कर देना, मैं मेरे से को कमेंट में मांग लेना आईडी इंस्टा के पते में लगे, आप मेरे को वीडियो बना के दे देना। देन यहाँ पर एक पैराग्राफ है, वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस द ऑर्गेनाइजेशन कैन मेक प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर कंज्यूमर डिकम्पोजिशन इन द मैनर। ये सबको तुम पढ़ लेना, मैं इतना नहीं पढ़ाऊंगा, तो मैं बस में मेन मेन बताता जाऊंगा,
पैराग्राफ पढ़ते रहे ना, जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझते रहो, एंड तुम्हारा ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। We have seen in earlier classes that organisms can be grouped as producers, consumers, and decomposers. Sorry, थोड़ा सा फंबल हो रहा है आज। According to manner in which they obtain their sustain from the environment. ये तो तुम्हें पता होना चाहिए कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, ये तो तुम्हें पता ही होना चाहिए। फिर भी ठीक है, let us recall what we have learned through the self-sustaining ecosystem created by us above, which organisms can make organic compound like sugar and starch from inorganic substance using radiation energy of the sun in the presence of the chlorophyll. All green plant and certain bacteria which can produce food by photosynthesis come under this category and called producers. Organisms depend on producers either directly or indirectly for their substance. These organisms which consume the food produced either directly from producers or indirectly by feeding on other consumers are the consumers. Consumers can be classified variously as herbivorous, carnivorous, omnivorous and parasites. देन एग्जांपल्स दे रखे हैं, कैटेगरी दे रखी है कंज्यूमर्स की। यार ये तो आई थिंक तुम खुद ही पढ़ लो, इसमें तो ऐसा कोई है ही नहीं कि मैं तुम्हें इसमें क्या समझाऊं, ये तो बहुत आसान है। अगर तुम्हें इंग्लिश समझ में नहीं आ रही तो फोटो खींचो इसका या फिर स्क्रीनशॉट लो, अगर आपके पास पीडीएफ में फोटो खींचो और गूगल पे डाल दो, या फिर आजकल तो जेमिनाई वगैरह चल रहा है, जेमिनाई वगैरह पे डाल के बोल दो कि हमको इजिली एक्सप्लेन कर दो अगर तुम्हें इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है। तो इस पैराग्राफ में सिर्फ तुम्हें 3 या 4 चीजें समझनी है। सबसे पहले प्रोड्यूसर्स, हमेशा याद रखना प्रोड्यूसर्स में ही होंगे जो सूरज से या फिर सूरज की रोशनी से अपना खाना बना पाएंगे। ओनली दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। ठीक है, एंड उसके लिए उनके पास क्लोरोफिल का होना आवश्यक है। देन कंज्यूमर्स, अब जब भी मैं बच्चों से पूछता हूँ कि कंज्यूमर्स कौन होते हैं, उनका पहला आंसर होता है कि कंज्यूमर्स कौन होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं आपका गाय, क्योंकि वो पेड़ को खा रही है। अच्छा ठीक है, तो लायन क्या होगा? लायन भी कंज्यूमर ही होगा। प्रोड्यूसर हो गए प्लांट या फिर कुछ बैक्टीरिया, लेकिन अब उसके बाद जितने भी प्लांट को गाय ने खाया, गाय को शेर ने खाया, शेर को दूसरे शेर ने खत्म कर दिया, अब वो डिकम्पोज होगा तो उसको डिकम्पोजर्स डिकम्पोज करेंगे। डिकम्पोजिंग की लेयर्स होती है, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, 12th क्लास में मिलेगी तुमको। तो बस ये बात ध्यान रखना कि प्लांट ऑलवेज प्रोड्यूसर्स, प्लांट कभी भी कंज्यूमर्स नहीं हो सकते। बहुत मेरे को नहीं लगता कोई एग्जांपल होगा जहाँ पर प्लांट कंज्यूमर्स होंगे। हाँ, एक क्वेश्चन है कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, जो इंसेक्ट को खाते हैं, क्या वे कंज्यूमर है या फिर वे प्रोड्यूसर्स हैं, ये मेरे को बताना। ठीक है, देन आपको एक चीज और समझनी है यहाँ पे, सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम। सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम क्या होता है? सेल्फ मतलब खुद से, सस्टेन का मतलब बैलेंस कर पाना अपने आप को, इकोसिस्टम मैंने तुम्हें बताई दिया। जैसे कि एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, एक्वेटिक इकोसिस्टम में एक एग्जांपल है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का, क्या है? एक्वेरियम। आपको अगर पता हो या फिर आपने कहीं पे देखा हो, एक्वेरियम का पानी आपको साफ करना पड़ता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, क्योंकि फिश उसके अंदर अपना फीकल मैटर या फिर इन शॉर्ट बताऊं पोटी वगैरह करती है, तो आपको उसका पानी साफ करना पड़ता है। लेकिन क्या आपने आज तक किसी को समंदर का पानी साफ करते हुए देखा है? किसी को आपने ऐसे बोलते सुना है कि मैं बड़ा के समुद्र का पानी साफ कर रहा हूँ? है ना, मतलब लाख करोड़ लीटर पानी है समुद्र में, उसको आपने देखा कभी किसी को साफ करते हुए? तो जनरली जो नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं ना, वो सेल्फ सस्टेनिंग होते हैं। और सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम के लिए आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स। ये 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए और ये आपके लिए हेल्पफुल रहती है सेल्फ सस्टेनिंग में। ठीक है, क्योंकि जनरली अगर आपने नोटिस करा हो कि आर्टिफिशियल जो इकोसिस्टम होते हैं, उनको सेल्फ सस्टेन कराने के लिए किसी
एक्सटर्नल फैक्टर की जरूरत होती है, उनकी केयर करनी पड़ती है। देन इम्पोर्टेंट टॉपिक फूड चेन एंड वेब्स। अभी यहाँ पर मैं लिख नहीं सकता, लेकिन अभी तुम्हें मैं एक मतलब ये समझ लो, मैं तुम्हें सीधा सीधा क्वेश्चन बता रहा हूँ। तुम्हें क्वेश्चन एनर्जी के ऊपर पूछेंगे कि एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है। 10% रूल होता है, और 10% रूल हमेशा याद रखना प्लांट के बाद अप्लाई होता है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा रूल, में एक कॉपी पेन लिया, फिर तुमको मैं बताऊंगा कि फूड चेन से पहले 10% रूल समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर एक तो यहाँ पर एक गंदा सा एग्जाम्पल बनाने की कोशिश की है। सन, प्लांट, काऊ, पता नहीं कहाँ से, ये पता नहीं क्या शेर बना दिया, क्या बनाया, ठीक है। अभी बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है कि ये इतनी जूल एनर्जी सन के पास है, कितनी, 10,000। हमेशा याद रखना कि सन से जितनी भी एनर्जी प्लांट तक आएगी वो 1 या 2% होती है, और इसीलिए हम इस चीज को सोल्व करने के लिए यहाँ पर 1% रूल लगाते हैं, यहाँ पर 1% रूल लगाते हैं। तो जितनी अगर यहाँ पे सन के पास 10,000 जूल एनर्जी है, तो प्लांट के पास इसका सिर्फ 1% जाएगा, विच इज 100। प्लांट के पास कितना जाएगा, 100, ठीक है। अब प्लांट पे अगर 100 है, तो यहाँ पे प्लांट के बाद अब यहाँ पर 10% रूल लगेगा, यहाँ पे लगेगा 10% रूल। 10% रूल के हिसाब से सिर्फ 10% एनर्जी ही आगे ट्रांसफर होगी, सिर्फ 10% एनर्जी आगे ट्रांसफर होगी। तो हमेशा याद रखना कि अगर सूरज से कोई भी रोशनी यहाँ तक आ रही है प्लांट तक, तो जितनी सूरज के पास होगी उसका सिर्फ 1% ही प्लांट यूज कर पाएगा, और उसी को हम इसकी एनर्जी बता देंगे कि इसके पास इतनी थी। 10% यहाँ पे होगी, तो गाय के पास आ जाएगी 10 जूल एनर्जी, इसके पास इससे भी कम हो जाएगी, ये हो जाएगी 0.1 जूल। इस तरह से होता है। यहाँ पे ना एक्चुअली गलती कर दी मैंने, गलती से यहाँ पे मैंने 0.1 लिखा था, यहाँ पे 1% आएगा, मैंने भी नोटिस किया, क्योंकि 10% रूल है ना, तो 10 का 10% होगा 1, तो यहाँ पर 1 जूल होगी। देन यहाँ पर फूड चेन एंड फूड वेब्स के बारे में समझते हैं। फूड चेन वो एक सबको पता है कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर तक का सफर फूड चेन होता है। यहाँ पे ना एक्चुअली करेक्शन है, लोग समझते हैं कि प्रोड्यूसर होंगे और कंज्यूमर्स होते हैं एंड देन डिकम्पोजर्स होते हैं फूड चेन के अंदर, लेकिन फूड चेन के अंदर डिकम्पोजर्स को हम इंक्लूड नहीं करते। एंड क्यों नहीं करते, उसका सबसे अच्छा रीजन ये है कि डिकम्पोजर्स कौन होते हैं, है ना। डिकम्पोजर्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी बैक्टीरिया, कैन बी फंजाई, है ना। एंड आप बैक्टीरिया और फंजाई को तब तक नहीं देख सकते जब तक वो ग्रुप्स के अंदर ना हो। एक सिंगल बैक्टीरिया को आप डिटेक्ट कैसे करोगे, जब तक बैक्टीरिया और फंजाई कॉलोनीज नहीं बना लेती हैं, तब तक उनको डिटेक्ट करना काफी मुश्किल रहता है। और अगर आप उन बैक्टीरिया वगैरह को, क्योंकि मल्टीपल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, आपने फूड चेन या फूड वेब्स के अंदर इंक्लूड कर दिया, तो ये चीज इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी बहुत ज्यादा। तो इसलिए हम डिकम्पोजर्स को इसके अंदर नहीं रखते हैं। तो ये आपको पता है फूड चेन क्या होता है, कि एनर्जी फ्लो को हम फूड चेन बोलते हैं। सबसे ज्यादा एनर्जी प्लांट के पास, सबसे कम चील के पास या फिर बाज के पास, जो भी ये चीज है, जो भी ये है पता नहीं क्या है, लेकिन जो भी है इसके पास सबसे ज्यादा कम होगी एनर्जी। देन फिर एक्टिविटी 100 भी पढ़ जाना, ठीक है, जो भी लिखा हुआ है। द सीरीज ऑर्गेनिज्म टेक प्लेस एट वेरियस बायोटिक लेवल फ्रॉम फूड चेन इज स्टेबल लेवल चेन। हाँ, फूड चेन का हर एक स्टेप एक ट्रॉपिकल लेवल कहलाता है। समझाता हूँ क्या बोलना चाह रहे हैं। ये प्लांट से शुरू हो रही है फूड चेन, ABC सारी प्लांट से हो रही है, इनमें से एक को लेके चलते हैं। अभी एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि ABC, ये जो A है ये एक फूड चेन है,
बी एक फूड चेन है और सी भी एक फूड चेन है, लेकिन ये पूरा एक फूड वेब है। वेब क्या होता है? जाला। तो ये एक पूरा फूड वेब है और फूड वेब के अंदर मल्टीपल फूड चेन्स होती है एंड फूड वेब के अंदर ही फूड चेन एक दूसरे से कनेक्ट भी हो सकती है, क्योंकि जरूरी नहीं कि सांप के बाद सीधा इसको पक्षी ने खाया। ठीक है, हो सकता है कि टाइगर मर जाए। अगर सांप को आप भूल जाओ, मान लो यहाँ तक आप चलो सीधा, ये चलो ये चलो, अगर आप देखो कि यहाँ पर टॉप पर टाइगर है और यहाँ पर ये बगुला है, पता नहीं इसको इंग्लिश में क्या बोलते होंगे, लेकिन ये बगुला है। ये जो वल्चर है या फिर होक है या फिर ईगल है, पता नहीं क्या है, लेकिन ये बाज है, इसे बाज बोलते हैं इंग्लिश में, पता नहीं शायद होक बोलते हो या फिर वल्चर बोलते होंगे। अगर आपको पता हो कि वल्चर आदमी का मांस खाता है या फिर आदमी का नहीं, एनिमल का मांस खा लेता है, मरे हुए एनिमल का मांस, तो अगर टाइगर मर गया तो उसको भी वल्चर खा लेगा, सांप को भी वल्चर खा लेगा और इसको भी वल्चर खा लेगा। तो इस तरह से फूड वेब के अंदर फूड चेन कनेक्टेड होती है। ठीक है, ये सब लिख रखा है। एंड ये वो आप देखो, ये प्लांट नीचे, किसी भी फूड चेन में देख लो प्लांट है, देन यहाँ पे एनिमल है। दीज आर कंज्यूमर, दीज आर प्रोड्यूसर्स। और यहाँ पर आपको अगर पता हो तो यहाँ पे सनलाइट को भी कंसिडर नहीं किया गया है। तो 10% रूल हमेशा फूड चेन के अंदर लगता है। एंड फूड चेन कहाँ से शुरू होती है? प्लांट से। आपके लिए और सिंपल करती है। ठीक है, तो हाँ मैं क्या बता रहा था, जैसे कि ये प्लांट है तो ये फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल हो गया, ये हिरन है तो ये सेकंड ट्रॉपिकल लेवल हो गया, एंड ये जो है ये टाइगर है थर्ड ट्रॉपिकल लेवल हो गया। सेम सेकंड में देखते हैं, फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल, सेकंड ट्रॉपिकल लेवल, थर्ड ट्रॉपिकल लेवल, फोर्थ ट्रॉपिकल लेवल, फिफ्थ ट्रॉपिकल लेवल। यहाँ पर फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। तो ट्रॉपिक लेवल अलग अलग हो सकते हैं। व्हाट इज ट्रॉपिक? ये पढ़ लेना, ये नेट पे सर्च करना ना। एक ट्रॉपिक होता है, एक ट्रॉपिक होता है। ट्रॉपिक का मतलब होता है मूवमेंट, एंड ये ट्रॉपिक है इसका मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो ये ट्रॉपिक लेवल है, इसका मतलब न्यूट्रिशन लेवल है, ये भी याद रख लेना, हालांकि तुम्हारे काम का नहीं है। एक चीज जो कॉमन रहेगी कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे हमेशा ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, या फिर प्रोड्यूसर्स। ऑटोट्रॉप्स को ही प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, प्रोड्यूसर ही ऑटोट्रॉप्स होते हैं, है ना। ये हमेशा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे आएंगे, हमेशा याद रखना। कॉमन सेंस वाली बात और रटने वाली बात तो इसमें कुछ है ही नहीं। हर्बीवोरस सेकंड पे आ सकता है ट्रॉपिक लेवल पे, क्योंकि हर्बीवोरस जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर है। इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, क्लास 12 में तो काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। 11th में पता नहीं कैसे देंगे, क्योंकि मैं तो 12th का कवर करता हूँ ज्यादातर। ठीक है, थोड़ा मैं समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें डिटेल में पढ़ाऊँ नहीं बताऊँ। फिलहाल इतना समझ लो कि फर्स्ट टॉपिक लेवल पे प्रोड्यूसर या ऑटोट्रॉप, सेकंड के अंदर प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर क्यों बोला? क्योंकि उसके बाद शेर आता है और अलग अलग कंज्यूमर आते हैं, फिर वो सेकंड कंज्यूमर, थर्ड आएगा, फिर ऐसा चलता है कि टर्शरी कंज्यूमर, इस टाइप चलता है सिस्टम। ठीक है, याद रखने वाली चीज है सब कुछ ये याद रखने पड़ गया, इसमें तो कुछ ही नहीं है। फिर पिरामिड है ये। प्रोड्यूसर तो कैसे सोल्व करते हैं? प्रोड्यूसर, प्लांट या ऑटोट्रॉप, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। अच्छा, ये पढ़ लो, जो मैंने तुम्हें सब बता दिया ये वही है, जो मैंने तुम्हें बताया सब ये वही है। ठीक है, कुछ भी अलग नहीं है। और ये हमारी मल्टीपल फूड चेन है, ये अलग फूड चेन है, ये अलग फूड चेन है, ये वाली अलग फूड चेन है, ये वाली अलग फूड चेन है, और एक फूड वेब बनना है, और सारी कहीं ना कहीं जाके कनेक्ट हो रही है। देखो 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 किस तरह कनेक्ट हो रही है एक दूसरे में।
पढ़ लो इसमें, और तो कुछ नहीं है। आपको कुछ और होगा तो बता दूंगा, अभी बता दूंगा। ये डायग्राम है जो मैंने तुम्हें दिखाया था, ये थोड़ा समझने वाला है, इसमें रटने वाला नहीं है। तो यहाँ पर ना एक फिनोमिना दे रखा है, आई थिंक आपने ये सब कुछ रीड कर लिया होगा ना, मेरे को उम्मीद है कि तुमने ये तो पढ़ ही लिया होगा। मैंने तुम्हें बता दिया था, बस तुम्हें पैराग्राफ पढ़ना था और समझना था। अभी मैं तुम्हें एक यहाँ पे फिनोमिना दिखा रहा हूँ, ये रहा, इज नोन एज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ये रहा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब इसका एग्जांपल देता हूँ, उससे तुम अच्छे समझोगे इसको। एक पौंड है, पौंड के आसपास बहुत सारे पेड़ खड़े हैं और उन पेड़ के ऊपर कीड़े लग रहे थे। अब आपने उन कीड़ों को मारने के लिए उस पौंड में सॉरी आपने कीड़ों को मारने के लिए कुछ प्लांट्स के ऊपर केमिकल का स्प्रे कर दिया। अब इससे हुआ क्या, अब में कीड़े तो मर चुके हैं, जो कीड़े लग रहे थे वो तो खत्म हो गए हैं, लेकिन वो केमिकल उस पौंड के पास भी जाएगा, और अगर पौंड के पास केमिकल जाएगा तो वो धीरे धीरे पौंड में मिक्स होने लगेगा। अब वो केमिकल पौंड में मिक्स हुआ, इस पौंड के अंदर फिश थी, या फिर फिश छोड़ो, कुछ छोटे छोटे जानवर थे जिनको फिश खाती थी। वो केमिकल उन छोटे छोटे जानवरों के अंदर गए। अब उन छोटे छोटे जानवरों को फिश ने खा लिया, उस फिश को हमने खा लिया। तो अब सबसे ज्यादा टॉक्सिसिटी ह्यूमन के अंदर होगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने फिश को खाया तो जो केमिकल आपने प्लांट के ऊपर किया था वो उस फिश के अंदर भी था और ज्यादा मात्रा में था, और जब वो हमारी बॉडी के अंदर आएगा तो वो उसकी मात्रा और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ये केमिकल डिग्रेड नहीं होगा बॉडी के अंदर। तो इसी चीज को बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे लिख रखा है, ये पढ़ लेना, ये चीज है यहाँ पे। और उसके बाद फिर हमारा अगला टॉपिक है, हाउ डू आर एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरमेंट। वी आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट। जी हाँ, हम एक इंटीग्रल पार्ट मतलब जुड़े हुए पार्ट है एनवायरमेंट के। चेंज इन एनवायरमेंट अफेक्ट अस, एनवायरमेंट का चेंज हमें भी अफेक्ट करता है। और वी हैव ये तो इंट्रोडक्शन है। देन हम ओजोन लेयर के बारे में पढ़ते हैं कि ओजोन लेयर डिप्लीट होती है। ओजोन को O3 से हम डिनोट करते हैं। ये एक फॉर्मूला होता है जिसमें हमारे 3 ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ बाइंड होते हैं। ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पे लिख रखा है। आपको तो पता ही होगा कि ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है आपको किस चीज से, जो बाहर से हार्मफुल रेडिएशंस आती हैं। एंड नॉर्थ पोल के ऊपर ओजोन लेयर डिप्लीट हो चुकी है, ये भी आपको पता ही होगा। यूवी रेज को प्रोटेक्ट करती है, और अगर इन यूवी रेज को प्रोटेक्ट ना करा जाए ना तो हमें स्किन कैंसर हो सकता है, तो इसलिए इन यूवी रेज से प्रोटेक्ट हमें करती है। देन यहाँ पे ये दिखा रखा है कि ओजोन ऑक्सीजन यूवी रेज से 2 पार्टिकल्स में स्प्लिट हो जाती है, एंड देन एक सिंगल ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बाइंड होकर ओजोन बनाते हैं। तो यहाँ पे लिख रखा है, हालांकि पूछते नहीं है, टीचर वीचर पूछ लेते हैं, बाकी नहीं पूछते इसको। फिर 1980s के बाद ड्रॉप आ गया है ओजोन की लेयर में, ये लिख रखा है क्योंकि तब फ्रिज आ गए थे ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS, ये रहा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS, इसकी वजह से ओजोन डिप्लीट होता है। एंड ये हमारा रेफ्रिजरेटर में, इसको फ्रिज बोलते हैं, वहां पर यूज होता है। और फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर भी यूज होता था। फिर 1987 में UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत हमने काफी चीजों को इम्प्रूव किया। एंड देन हमें एक रूल पास किया कि आपको अब रेफ्रिजरेटर्स CFC फ्री बनाने पड़ेंगे। CFC फ्री वही क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये रहा CFC। ठीक है, फिर मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस, ये भी पढ़ लेना यार, इसमें कुछ नहीं है। we have the life process that we could eat, एंजाइम ब्रेक डाउन करते हैं। इसमें तो यार ऐसा कुछ
है ही नहीं। हाँ, बस तुमसे ये पूछ लेंगे कि बायोडिग्रेडेबल क्या होता है। बायोडिग्रेडेबल मतलब जिसको इन्वायरमेंट डिग्रेड कर देती है। व्हाट इज डिग्रेड? जिसको इन्वायरमेंट खत्म कर देती है अपने एंजाइम से, अपने बैक्टीरिया से, अपने फंजाई से, वो बायोडिग्रेडेबल होता है। जैसे कि सबसे बढ़िया एग्जांपल है प्लास्टिक। प्लास्टिक को 1000 साल लग जाते हैं डिग्रेड होने में, हजारों साल। प्लास्टिक ऐसे की ऐसी ही पड़ी रहती है, जल्दी से डिग्रेड नहीं होती, तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंदर आएगा। क्वेश्चंस है, एक्टिविटी है, देन थिंक अबाउट इट है, अमाउंट होता है। ये पढ़ लेना, ये भी कुछ नहीं है इसमें। ऐसा कुछ कुछ कंफ्यूजन होगी, किसी पैराग्राफ में कंफ्यूजन होगी, किसी टॉपिक में कंफ्यूजन होगी, या फिर किसी लाइन में कंफ्यूजन होगी, कुछ क्वेश्चन पूछना होगा, जस्ट मैसेज मी इन कमेंट्स और मैसेज मी इन इंस्टा में। आपको आईडी दे दूंगा, आप मेरे को बता देना। मान लो कि आपको कोई बहुत लंबा डाउट आ रहा है, तो आप एक वीडियो बना के इंस्टा में डीएम कर देना, बात खत्म। फिर डिस्पोजेबल कप इन ट्रेन्स के बारे में दे रखा है, ये पढ़ लेना। कुल्हड़ वगैरह, कुल्हड़ मिट्टी के बनते, तुम्हें पता ही होगा, ये सबको पता है। क्वेश्चंस हैं, देन ये समरी है, बट यू हैव लर्न। ये एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को अगले वीडियो में कर लेंगे, या फिर एक काम करूंगा, इसमें ही बाद में तुम्हें करवा दूंगा मैं इससे वीडियो। तो अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, और आई होप तुमने चैप्टर पढ़ जाएगा। बहुत आसान चैप्टर है, आधे घंटे का चैप्टर नहीं है ये। मैं थोड़ा सा फंबल कर रहा हूँ, मेरे थोड़े बोलने में प्रॉब्लम है, तो इस वजह से इस चैप्टर में काफी टाइम ले लेना ना। मैंने आधे घंटे का चैप्टर भी नहीं है। ऊपर ऊपर से पढ़ो, मेन मेन टॉपिक पढ़ो और खत्म करो। तुम्हारे मार्क्स इफेक्ट नहीं होंगे, इसकी गारंटी मेरी है। एक मैं वन शॉट वीडियो बना दूंगा इसकी। वन शॉट मतलब जिसमें तुम्हें सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक को मैं लिख लिख के बता दूंगा। ठीक है, टॉपिक को लिख लिख के बता दूंगा, बस वो चीजें याद रखना, वो फिनोमेना याद रख लेना, दैट्स इट। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम। सबसे पहले बायोडिग्रेडेबल होता क्या है वो तुम्हें पता होना चाहिए, फिर तुम इस क्वेश्चन को आराम से कर लोगे। अब इसका आंसर कमेंट में कर दे तो। आई थिंक तुमने कमेंट अब तक कर दी होगी। अब मैंने फटाफट आंसर कमेंट में दे दो, सबके आंसर तुमको बाद में बताऊंगा मैं। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करा होगा। अभी अगर आप थोड़े से कंफ्यूज हो, आपको लग रहा है कि यार बी तो आंसर नहीं है हमारा, बी को छोड़ के सब कुछ हमारा आंसर हो रहा है, तो वहां पे आपको कंफ्यूजन थोड़ी सी हो सकती है। क्योंकि इसमें अगर आपका टीचर ने करवाया है, तो आपके टीचर ने कहा होगा कि इसका आंसर ए है, सी है और डी है, इसका आंसर बी कटवा दिया होगा। क्योंकि जनरली अगर आप जनरल एक्सपेक्ट में देखेंगे तो इसका आंसर यही बनेगा, ए सी डी इसका राइट आंसर होगा, बी इसका राइट आंसर नहीं होगा। ये इसका एक प्रॉपर आंसर है। हालांकि कुछ टीचर अलग दिमाग लगा देते हैं, वो ए को एलिमिनेट कर देते हैं लेदर देख के कि लेदर तो नहीं होगा, तो इसका आंसर सी डी होगा। फिर कुछ लोग सी को एलिमिनेट करवा देते हैं लाइम जूस देख के, कुछ डी को एलिमिनेट करवा देते हैं। तो इस आंसर पे, इस क्वेश्चन को एक बार अपने टीचर से डिस्कस करना, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे आंसर बता दिया और तुम्हारे टीचर ने तुमसे पूछ लिया तो तुम्हारी क्लास लग जाएगी। एक बार इसका आंसर पूछ लेना कि सर इसका आंसर क्या होगा, फिर मैम इसका आंसर क्या होगा। दूसरा बहुत आसान है, फूड चेन। बस आपको फूड चेन बतानी है, कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है बनना। तो इसका आंसर बताओ, ये ऑप्शन देख लो, ए बी सी डी, जल्दी आंसर बताओ। इसका आंसर है बी। बी क्यों है? क्योंकि फूड चेन हमेशा प्रोड्यूसर से शुरू होती है। प्रोड्यूसर मतलब ग्रास, देन कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर गोट, सेकेंडरी कंज्यूमर ह्यूमन बीइंग। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसमें और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो बायोलॉजी से रिलेटेड, सीधा मेरे को मैसेज करो या फिर कमेंट में क्वेश्चन पूछ लो। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस। एनवायरमेंट को नुकसान ना देने वाले कार्य के बारे में आपको बताना है। कैरिंग क्लॉथ बैग तो फूड परचेज इन वाइल, ठीक है, यूज होता है। स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट, यस। वॉकिंग टू स्टॉप गेटिंग योर मदर टू ड्रॉप यू, यस। ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। और फिर यहाँ पे हमें बताना है कि व्हाट विल हैपन इफ वी किल
ऑल ऑर्गेनिज्म इन वन ट्रॉपिक लेवल। क्या हो अगर हम सभी ऑर्गेनिजम्स को खत्म कर दें एक स्पेसिफिक ट्रॉपिक लेवल से, मतलब इसका मतलब है ये तुम्हें पता है ना, ये ट्रॉपिक लेवल होते हैं ना, ये ट्रॉपिक लेवल है, ये एक ट्रॉपिक लेवल, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, है ना। तो वो पूछ रहा है कि अगर हम एक ट्रॉपिक लेवल से खत्म कर दें सारे जानवर को तो क्या होगा। मतलब अगर ये प्लांट है और इसके बाद, अच्छा थोड़ा अच्छा एग्जांपल लेते हैं। हम्म तो वो पूछना चाह रहा है, मान लो ये प्लांट है, ये डियर है, ये टाइगर है। अगर मान लो हमने प्लांट को खत्म कर दिया तो फिर इन दोनों का क्या होगा। हमने डियर को खत्म कर दिया तो इसका क्या होगा, वो ये पूछना चाह रहा है। तो इसका बहुत सिंपल आंसर है, इसके लिए तो मैंने तुम्हें दिखाया समझने के लिए। तो इसका बहुत सिंपल आंसर है कामयाब। तो इसका बहुत सिंपल आंसर है, अगर हम किल कर दें सारे ऑर्गेनिजम्स को एक टॉपिक लेवल से तो फूड चेन डिसरप्ट हो जाएगी, इन्वायरमेंट कोलैप्स कर जाएगा। बस ये सिंपल आंसर है। विल द इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग वाटर, अरे तो बहुत आसान है। व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन, मैंने तुम्हें बताया था। बाकी ये तुम्हें सब नेट से देख के आंसर चेप लेना है इनके, जेमिनी वगैरह से। बस तुम्हें समझना चाहिए। फिर वही है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम कॉज बाय द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, वही प्लांट ग्रो नहीं कर पाएंगे, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी इन्वायरमेंट की, हमारे लिए हार्मफुल होंगे, एनिमल के लिए हार्मफुल होंगे, कोई सब कुछ ठीक नहीं। ये तो बस क्वेश्चन है, बस कर लो यार, हो गया बस चैप्टर खत्म। एक लाऊंगा मैं तुम्हारे लिए, एक पेपर पे लिख दूंगा, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है।